देखो, अब जो है हम लोग व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर के टॉपिक को हम तुमको समझाते हैं और तुम अच्छे तरीके से तुम समझना, ताकि तुम्हारा एग्जाम में एकदम परफेक्ट 100 स्कोर हो। ठीक है। यूरोप वेयर क्लोजली कनेक्टेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो कहता है कि यूरोप जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से लिबरलिज्म जो आइडिया हुआ उससे एकदम कनेक्टेड था। कि मतलब कि लिबरलिज्म मतलब क्या होता है, मतलब लिबरलिज्म मतलब क्या होता है कि लोगों को इक्वल राइट मिले, हर एक किसी के पास, मतलब कि किसी को डोमिनेट कोई ना करे, कोई किसी को दबाव ना डाले, उसको हम लोग लिबरलिज्म कहते हैं। तो कहते हैं कि द टर्म लिबरलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लाइबर। तो कहता है कि जो वर्ड है लिबरलिज्म वो एक लैटिन के वर्ड से लिया गया, जिस और वो वर्ड है लैटिन का, जो वर्ड है वो लेबर नाम का एक वर्ड है लैटिन में, जिससे इस लिबरलिज्म वर्ड को मतलब बनाया गया है। तो अधिकतर वर्ड लैटिन से ही मिलता है। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो कहता है जो न्यू मिडिल क्लास जो कैटेगरी जो कम्युनिटी जो इमर्ज हुई थी, तो न्यू मिडिल क्लास का जिक्र यहाँ पे किए हुए। तुम लोग वीडियो तो दिखेगा, वीडियो तुम लोगों को पता तो नहीं चलेगा, लेकिन देखो यहाँ पे जो है न्यू मिडिल, तुम एक काम करो, तुम लोग अपना बुक निकाल लो, वीडियो पॉज पे लगा और जाके अपना बुक ले लो और देखो। तो कहता है कि जो न्यू मिडिल क्लास के जो लोग थे उन लोगों के लिए जो ये जो लिबरलिज्म का जो मतलब था कि हर किसी को इक्वल राइट मिले, हर किसी को सर्टेन पावर्स मतलब कि हर किसी को प्रॉपर्टी होना चाहिए, कोई किसी का प्रॉपर्टी छीन ना ले, हर एक किसी को देखो फ्रीडम आज़ादी हो, हर एक इंडिविजुअल को आज़ादी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ ऑल, हर किसी को समानता मिलनी चाहिए। ये न्यू मिडिल क्लास के जो लोग थे उनका ऐसा कहना था कि हर किसी को समानता मिले, हर किसी को फ्रीडम मिले, हर किसी को आज़ादी मिले, मतलब कि एवरीवन हैज़ द राइट टू स्पीक। देखो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग आज़ादी में सबसे पहला मुद्दा होता है कि हर किसी को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। तो फिर सेम यहाँ पे था कि उन लोगों को था कि हम लोग को बोलने की आज़ादी दीजिए, न्यू मिडिल क्लास वालों को था कि हम लोग को बोलने की आज़ादी दीजिए, जो नहीं है। अब आगे कहता है कि पॉलिटिकली इट एम्फेसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो कहते हैं अगर राजनीतिक दूर, तो फिर से पढ़ते हैं, पॉलिटिकली इट एम्फेसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो कहता है कि राजनीतिक रूप से जब हम लोग लिबरलिज्म को जब राजनीतिक के नज़रिए से देखते हैं, उस टाइम लिबरलिज्म को जब राजनीतिक के नज़रिए से देखा गया, तो फिर पॉलिटिकली राजनीतिकली मतलब कि राजनीतिक रूप से इसका कहना था कि आप कुछ भी करिए, आप सरकार से पूछ करिए, मतलब कि जो यूरोपियन जो पीपल थे वो लोग कुछ भी करेंगे वो सरकार से कंसेंट मतलब होता है अनुमति लेना, तो सरकार की अनुमति ले करके ही करेंगे। पॉलिटिकली इसका यह मतलब निकाला गया था। अब है सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी। तो कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए लिबरलिज्म फॉर द एंड ऑफ एन फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए लिबरलिज्म इस चीज़ को दर्शाया कि ऑटोक्रेसी को ख़त्म होना चाहिए, मतलब कि निरंकुश शासन जो था, बेकार का जो शासन था जिसमें लोगों को परेशानी हुआ, पब्लिक को परेशानी हुआ, उस शासन को हटाना लिबरलिज्म कहला गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। एंड क्लरिकल प्रिविलेज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। तो क्या क्लरिकल प्रिविलेज मतलब कि जो पादरी लोग हो गए, चर्च में जो नहीं होते फादर, मतलब कि उन टाइम उन लोगों को सर्टेन स्पेशल पावर्स थी जिनका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा था। तो फिर ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए क्लरिकल पावर्स को हटा देना, उनके लिए जो स्पेशल जो प्रिविलेज मतलब क्या विशेष अधिकार, तो उनको जो विशेष अधिकार मिले हुए उस विशेष अधिकार को हटाना कहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना। और आगे कहते हैं लिबरल्स ऑफ 19th सेंचुरी टू स्ट्रेस्ड ऑन द नेसेसिटी ऑफ ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो कहता है 19वीं सदी के जो लिबरल्स थे, 19वीं सदी के जो उदारवादी जो लोग थे, टू स्ट्रेस्ड ऑन द, वो लोग इस चीज़ पे भी दबाव दिए और द नेसेसिटी ऑफ ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी उस पर ओनरशिप होनी चाहिए, मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी गवर्नमेंट का रूल ना हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी पब्लिक का ही रूल, मतलब पब्लिक का ही ओनरशिप हो, जिसका है उसी का रहना चाहिए, यानी कि सरकार हथिया ले, ऐसा नहीं हो।
अब कहता है येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। तो कहता है कि अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ, येट इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि नियम बनने से पहले ही समानता मिल जाने कि हर किसी को बस थ्योरेटिकली बोल देना कि हाँ सबको राइट टू वोट है, ठीक है, नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सिर्फ बोल कर थ्योरेटिकली हम लोग बोल दिए कि ठीक है हर किसी को यूनिवर्सल सफरेज मिलता है कि मतलब कि हर किसी को राइट टू वोट का पावर है, ये तो हो गया, लेकिन क्या ही ये ठोस रहेगा? सिर्फ मुंह से बोल देने पे ही ठोस नहीं रहता ना, कि ये सिर्फ नियम बनने के पहले ही इसको कह देना ये परफेक्ट प्रूफ तो नहीं है। तो इसलिए कि एकदम परफेक्ट प्रूफ होना चाहिए, रूल बनना चाहिए, ये सही है। यू विल रिकॉल दैट इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस, अगर तुम लोग याद करो कि जब हम लोग फ्रांस का 9th में जब जिक्र हुआ है, which symbolized the first political experiment in liberal democracy, the right to vote, वोट देने का अधिकार, to get elected was granted exclusively to be property owning men। देखो, वोट देने का अधिकार, खुद को इलेक्ट करने का मतलब एज अ रिप्रेजेंटेटिव खड़े होने का अधिकार सिर्फ किन को दिया गया था? वैसे इंसान जिसके पास प्रॉपर्टी है। आगे है Men without property and all women were deprived of political rights। तो क्या कहता है कि वैसे इंसान जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वुमेन, इन सब चीज़ों से मतलब कि देखो ध्यान से सुनो, वैसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वैसे लोग जिनके पास कंगाली है, और फिर जो वुमेन्स लोग हो गई उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। वो अपना ना तो ओपिनियन रख सकते हैं, ना तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़े कर सकते हैं। देखो डिप्राइव मतलब क्या होता है? वंचित रहना। Only for a brief period under the Jacobins did all adults male enjoy suffrage। तो कहता है only for, सिर्फ कहता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक छोटे से पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब जैकोबिन क्लब्स आया तब छोटे से पीरियड ऑफ टाइम के लिए सारे मेंस को, जितने अडल्ट मेंस थे उनको यूनिवर्सल सफरेज मिला। मतलब कि एवरीवन हैज़ द राइट टू पावर, राइट टू वोट, हर किसी को वोट देने का अधिकार मिला। अब कहता है हाउएवर द नेपोलियन कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज। लेकिन कहता है कि जब नेपोलियन कोड आया, नेपोलियन कोड आने के बाद फिर लिमिटेड सफरेज हो गया, लिमिटेड लोग को ही पावर है वोट देने का। लिमिटेड सफरेज and reduced women to the status of a minor। तो कहता है और जो वुमेन्स का जो था स्टेटस था, मतलब हम लोग का जो स्टेटस था, हम लोग के स्टेटस को एकदम नीचे कर दिया नेपोलियन कोड। सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड। तो कहता है कि वुमेन्स जो थी ना उसको एक सम्मान के तौर पे देखा गया कि आप सिर्फ आप पे अधिकार आपके फादर, आपके हस्बैंड का है। थ्रू आउट द 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। तो कहता है कि 19वीं सदी का पूरा साल और 20वीं सदी के आने के शुरुआती दौर में वुमेन एंड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड मेन हैविंग नो प्रॉपर्टी रिसेंटेड ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। देखो क्या होता है कि वुमेन एंड अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले तो वुमेन्स लोग की पूरी कम्युनिटी है, यहाँ पे वुमेन्स लोग की होल कम्युनिटी का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। एंड अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन, ये जो डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है कि इन लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा था। एंड मेन हैविंग नो प्रॉपर्टी, और वैसे मेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था, जिनको राइट टू वोट का पावर नहीं था, किस वजह से? सिर्फ उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होने की वजह से उनके पास राइट टू वोट का पावर नहीं था। मेन हैविंग नो प्रॉपर्टी रिसेंटेड, तो वो लोग क्या है, उनकी जो अंदर की जो क्रोध था, रिसेंटेड मतलब क्या? क्रोध करना। उन लोग अपने अंदर की फीलिंग्स को डेवलप की, अपने अंदर की जो गुस्सा को बाहर निकाला, इसके अगेंस्ट में मूवमेंट किए। ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग, कि उसके अपोजिट में मूवमेंट किए, जो उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था उस भेदभाव के अगेंस्ट में ये लोग मूवमेंट करते हैं और इस चीज़ का मांग करते हैं कि हम लोग को भी समान अधिकार मिलनी चाहिए। जैसे अदर मेंबर्स को समान अधिकार, उसी तरीके से हम लोग को भी समान अधिकार दीजिए।
तो कहता है इन दी इकोनॉमिक स्फीयर, जब अब यहाँ पे पैसे वाली बात आ रही है, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। तो अब कहता है कि इकोनॉमिक स्फीयर में जब इकोनॉमिकली जब बात किया जाता है तो लिबरलिज्म का मतलब होता है फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, मतलब कि मार्केट में आज़ादी मिल रहा है कि हर किसी को बेचने का अधिकार है। ये नहीं कि आप अमीर हो तब कम दाम में खरीदिएगा, हम गरीब है तो हम ही लोग लॉस हैं, ऐसा नहीं। एंड एबॉलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन on the movement of goods and capitals and the abolition of the states imposed। तो कहता है कि इस चीज़ का ख़त्म करने का बड़ी मतलब कि लिबरलिज्म का जो मतलब हुआ इकोनॉमिक स्फीयर में ये था कि जो एक देश से दूसरे देश में जब सामान बेचा जा रहा है, इम्पोर्ट है ना कोई क्या है, और हाँ मूवमेंट है कि एक देश से जब दूसरे देश में सामान आ रहा है, चाहे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सामान जा रहा है चाहे आ रहा है, तो उस टाइम जो वहाँ पे जो ड्यूटी लगती थी, जो कस्टम ड्यूटीज़ था, मतलब कि जो कर्ज था, जो टैक्स था पे करने का, उसको हटाने का भी मांग किया गया। लिबरलिज्म का वहाँ पे वो मतलब है। ड्यूरिंग द 19th century दिस वॉज विगरसली डिमांडेड बाई द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस। तो कहता है कि 19वीं सदी के दौर में ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से न्यू मिडिल क्लास के जो लोग हुए उनके द्वारा इस चीज़ का मांग उठ रहा था कि आप इन सब चीज़ों को हटाइए। अच्छा देखो, अब आगे के वीडियो में जो बच्चा का जो पैराग्राफ है वो दिखाते हैं, दिखेगा तुम लोग को तो दिखेगा ही नहीं। अच्छा तुम लोग जब बुक लेके बैठे हुए हो अपना, देखो कहाँ से अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। ड्यूरिंग द 19th century दिस वॉज तो हो गया। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century। इससे हम लोग अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से एग्ज़ाम देना एकदम। एक्चुअली मेरा गला प्रॉब्लम हो रहा है। बाय बाय।